नमस्कार। पिछले वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर पर शासन करने वाले विभिन्न वंशों, संगम वंश, सलूब वंश, तलुव वंश और तत्पश्चात अराविदु वंश के जो महत्वपूर्ण शासक थे उनके ऊपर संक्षिप्त चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम इस विजयनगर साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों के ऊपर है वो चर्चा करेंगे कि 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का 300 वर्षों के भीतर ही पतन हो गया। उसके प्रमुख कारण क्या क्या थे या उसके पतन के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से थे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो दक्षिण भारत में मुस्लिम आक्रमणों से हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। हरिहर और बुक्का को जब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दक्षिण भारत में निरंतर हो रहे विद्रोहों को समाप्त करने के लिए भेजा गया था, तो उन्होंने भी कांपिली पर अधिकार करने के बाद दक्षिण भारत में जो हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन से वे स्वयं अत्यधिक प्रभावित हुए और पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित होकर उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए ही विजयनगर साम्राज्य की है वो स्थापना की थी। और जिस उद्देश्य से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, वह विजयनगर साम्राज्य लगभग 300 वर्षों तक अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल रहा। यानी 300 वर्षों तक वह मुस्लिम आक्रमणों से हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने में सफल रहा, परंतु अंत में उन्हीं मुस्लिम आक्रमणों के परिणाम स्वरूप उसका अंत हो गया। यानी जिन मुस्लिम आक्रमणों के से हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के उद्देश्य से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई, उन्हीं मुस्लिम आक्रमणों के परिणाम स्वरूप 300 वर्षों के भीतर ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। परंतु उसके पतन के लिए महज मुस्लिम आक्रमणों को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। विजयनगर साम्राज्य के पतन के अनेक प्रमुख कारण थे, जिनके ऊपर हम क्रम अनुसार है वो चर्चा करेंगे। विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारणों की अगर समीक्षा की जाए तो पहला जो कारण देखने में आता है वो है दीर्घकालीन युद्ध। हम सभी जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य को अपनी स्थापना के समय से ही निरंतर बहमनी सल्तनत, या ऐसा कह सकते हैं कि मुस्लिम राज्यों के, जो कि उसका पड़ोसी राज्य था, पड़ोसी बहमनी सल्तनत या मुस्लिम राज्यों के निरंतर आक्रमणों का सामना करना पड़ा। विजयनगर में ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जिसे सिंहासन पर बैठते ही इन मुस्लिम आक्रमणकारियों या मुस्लिम सल्तनत बहमनी के शासकों के आक्रमण का सामना करना न पड़ा। बहमनी सल्तनत के इन निरंतर और दीर्घकालीन चलने वाले युद्धों के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य की जो सैन्य शक्ति थी वो अत्यंत दुर्बल हो गई। विजयनगर के जो शासक थे वो भी लंबे समय तक है वो शासन नहीं कर पाए, और न ही इन दीर्घकालीन संघर्षों के कारण वे अपनी आर्थिक और सैन्य स्थिति को सुदृढ़ करने की है वो तरफ पर्याप्त ध्यान दे पाए। निरंतर संघर्षों ने जहां एक तरफ विजयनगर साम्राज्य की सैन्य शक्ति को दुर्बल बना दिया, वहीं दूसरी तरफ
उनको आर्थिक रूप से भी दुर्बल बना दिया। उनका राजकोष जो है वो निरंतर है वो खाली होता रहा। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य के पतन में जो एक महत्वपूर्ण कारण था वो दीर्घकालीन युद्ध भी था। विजयनगर के बहमनी सल्तनत के साथ निरंतर चलने वाले संघर्षों ने भी विजयनगर के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजयनगर साम्राज्य के पतन का जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो है सैन्य संगठन। देखिए, अगर विजयनगर और बहमनी सल्तनत के सैन्य संगठनों की तुलना की जाए तो विजयनगर की तुलना में बहमनी सल्तनत का जो सैन्य संगठन था वो अपेक्षाकृत काफी सुदृढ़ और सुसंगठित था। बहमनी सल्तनत के जो मुस्लिम शासक थे वो एक प्रकार से द्रुतगामी अश्वारोही सेना को अधिक महत्व देते थे, यानी तेज गति से दौड़ने वाले घोड़ों का प्रयोग करने वाली जो अश्वारोही सेना थी उसको विशेष रूप से महत्व दिया जाता था। जबकि विजयनगर की सेना में उसके स्थान पर हस्ती सेना को प्रधानता दी जाती थी, जो परंपरागत युद्ध प्रणाली थी जिसका महत्व मध्यकाल में तोपखाने और घोड़ों के आगे एक प्रकार से जो प्रभाव है वो समाप्त होता नजर आ रहा था। इसके अलावा जो बहमनी सल्तनत के शासक थे उन्होंने अश्वारोही सेना के साथ साथ अचूक निशानेबाजों को भी सेना में वो प्रमुखता दी थी। जो मुस्लिम धनुर्धारी थे वो एक प्रकार से अपने कार्यों में दक्ष थे, जबकि इसकी तुलना में विजयनगर की जो सेना थी उसमें अभी भी आमने सामने के युद्ध तलवार और बर्छों से है वो संघर्ष को है वो प्रमुखता दी जाती थी। न केवल इन दोनों बातों ने बल्कि 1530 ईस्वी के बाद जब उत्तर भारत में मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया था और मुगलों ने तोपखाने का प्रयोग भारत में जो सर्वप्रथम किया था, उन मुगलों की देखा देखी बहमनी सल्तनत के शासकों ने भी श्रेष्ठतम तोपखाना दक्षिण भारत में तैयार करने का प्रयास किया, जबकि विजयनगर के शासकों के पास तोपखाने का अभाव था। राक्षस तंगड़ी का युद्ध या जो तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर की पराजय का सबसे प्रमुख कारण भी यही हस्ती सेना और तोपखाना ही थे। रही सही का असर बहमनी सल्तनत के घुड़सवारों और अचूक निशानेबाजों ने पूर्ति कर दी। परिणाम स्वरूप विजयनगर की जो सेना थी वो चारों खाने है वो चित्त सिद्ध हुई, पूर्ण रूप से है वो बुरी तरह से पराजित हुई। इसका सबसे बड़ा कारण तोपखाना ही था। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य के पतन के पीछे एक प्रकार से सैन्य संगठन को भी माना जा सकता है। यद्यपि कुछ शासकों ने अपनी जो विजयनगर साम्राज्य की सेना है उसमें घुड़सवार सेना को, प्रशिक्षित घुड़सवार सेना को तैयार करने के लिए अच्छे घोड़ों को खरीदने का पुर्तगालियों के साथ समझौता किया, परंतु उसके परिणाम स्वरूप उसे व्यापारिक सुविधाएं देनी पड़ी, जिसने विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को डावाडोल बना दिया। देखिए, समुद्री रास्ते से जो व्यापार होता था उस पर उस समय तक अरब व्यापारियों का ही नियंत्रण था, और अब पुर्तगालियों के आगमन के बाद पुर्तगालियों और अन्य अरब व्यापारियों के मध्य समुद्री व्यापार को लेकर वो संघर्ष छिड़ गया था। ये अरब व्यापारी एक प्रकार से बहमनी सल्तनत के जो मुस्लिम शासक थे उनके समर्थक थे, और अब ये बहमनी सल्तनत को ही श्रेष्ठ नस्ल के घोड़ों का जो है वो निर्यात करते थे, जबकि विजयनगर को ऐसी कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उसे अपने सेना के लिए घोड़े खरीदने के लिए पुर्तगाली व्यापारियों के साथ वो समझौता करना पड़ा, परंतु पुर्तगाली व्यापारियों ने इसके बदले में विजयनगर साम्राज्य से जो व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की, उसके परिणाम स्वरूप विजयनगर का विदेशी व्यापार पूर्णतया चौपट हो गया और पुर्तगाली व्यापारियों की झोली में जा गिरी।
जिसके परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य की आय में भारी कमी है। विजयनगर के पतन का जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो है सीमांत सुरक्षा का अभाव। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो उत्तरी पूर्वी सीमा है वो बहमनी सल्तनत से लगती थी। एक बड़ी लंबी चौड़ी जो सीमा है वो बहमनी सल्तनत जो थी उस बहमनी सल्तनत से मिली हुई थी, और विजयनगर के किसी भी शासक ने इस सीमा की सुरक्षा के लिए कोई प्रभावी उपाय नहीं की, क्योंकि दोनों राज्यों की सीमा कृष्णा और जो तुंगभद्रा नदियों का जो मध्य का दोआब था उस रायचूर वाले क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए दोनों के मध्य निरंतर संघर्ष होते रहते थे। इसके बावजूद विजयनगर के शासकों ने इस सीमांत की सुरक्षा के लिए कोई प्रभावी उपाय नहीं की, न ही सीमावर्ती क्षेत्रों में छोटे बड़े दुर्गों के निर्माण को महत्व दिया और न ही गुप्तचर व्यवस्था को सुसंगठित करने का प्रयास किया। और गुप्तचर व्यवस्था का सुसंगठित न करने का परिणाम यह निकला कि कई बार जब मुस्लिम सेना विजयनगर साम्राज्य के आंतरिक क्षेत्रों तक घुस आती थी तब है वो जाकर विजयनगर के शासकों को है वो आक्रमण की सूचना मिल पाती थी। यद्यपि कुछ विजयनगर के शक्तिशाली शासकों ने गुप्तचर व्यवस्था को सुसंगठित करने का प्रयास किया, परंतु अधिकांश शासकों ने एक प्रकार से सीमांत सुरक्षा और गुप्तचर व्यवस्था की अवहेलना ही की, जिसके परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य को वो अपना गौरवशाली वैभव से वंचित होना पड़ा और उसका पतन हो गया। विजयनगर साम्राज्य के पतन का जो चौथा महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वह है आंतरिक व्यवस्था एवं प्रशासनिक तंत्र। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के पतन का ये भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था, आंतरिक जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसने भी एक प्रकार से विजयनगर के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि विजयनगर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो सामंतों पर आधारित थी। यद्यपि कुछ शासकों ने इस प्रशासनिक व्यवस्था को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया, परंतु जो शक्तिशाली शासक थे केवल वही ऐसा करने में सफल हो सके। दुर्बल शासकों की दुर्बलता और अयोग्यता का लाभ उठाकर इन सामंतों ने या इन प्रांतीय अधिकारियों ने एक प्रकार से अपनी शक्ति में वृद्धि करने का प्रयास किया। विजयनगर के ये जो सामंत थे एक प्रकार से स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे और स्वतंत्र होने का निरंतर है वो प्रयास करते रहते थे, और इनके इस स्वतंत्र विद्रोही आचरण के कारण ही केंद्रीय सत्ता जो थी वो निरंतर है वो निर्बल हो रही थी। और इस सामंतों की इस विद्रोही और स्वतंत्र जो विचार थे या जो विद्रोही आचरण था उसने ही विजयनगर साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका का है वो निर्वहन किया। एक और जो कारण माना जाता है वो माना जाता है आर्थिक कारण, यानी विजयनगर साम्राज्य के पतन के पीछे विजयनगर की दुर्बल अर्थव्यवस्था भी उत्तरदायी थी। देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है कि विजयनगर को अपनी स्थापना के समय से ही निरंतर बहमनी सल्तनत के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इन आक्रमणों के परिणाम स्वरूप उसे अपनी सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए धन की अत्यधिक आवश्यकता थी, और धन की कमी के कारण वह अपनी सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर पाई। उन्हें पर्याप्त मात्रा में अरब व्यापारियों के माध्यम से घोड़े नहीं मिल पाते थे। यद्यपि कुछ शक्तिशाली शासकों ने अच्छे घोड़े और तोपों को प्राप्त करने की लालसा में पुर्तगालियों के साथ व्यापारिक समझौते किए। इन व्यापारिक समझौतों के तहत पुर्तगाली व्यापारियों को अनेक व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की गई, परंतु इन व्यापारिक सुविधाओं के परिणाम स्वरूप जो विजयनगर का विदेशी व्यापार था वो एक प्रकार से
जो पुर्तगाली व्यापारी थे उनके नियंत्रण में चला गया और विजयनगर के विदेशी व्यापार पर पुर्तगालियों का आधिपत्य स्थापित हो जाने के परिणाम स्वरूप राज्य की आय में भारी कमी आई, जिसके परिणाम स्वरूप विजयनगर का राजकोष जो है वो एक प्रकार से रिक्त होने लगा और इस राजकोष की रिक्तता को पूर्ण करने के लिए विजयनगर के शासकों ने जनता पर भारी करों का बोझ लाद दिया, जिससे जनता में भी अपने शासकों के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ और इसी असंतोष का लाभ प्रांतीय सामंतों ने उठाने का प्रयास किया और इस प्रकार की जो आंतरिक व्यवस्थाएं जो थी उसने विजयनगर साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। विजयनगर साम्राज्य के पतन का एक कारण धार्मिकता को भी माना जाता है, चूंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ही हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के ध्येय से की गई थी। जब तक हिंदुओं में है वो जोश, धार्मिक उत्साह और जोश बना रहा, तब तक उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और उसके विस्तार करने के निरंतर प्रयास किए। परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ ही धीरे धीरे हिंदुओं का जो जोश और धार्मिक उत्साह था वो ठंडा पड़ने लगा। इसके पीछे आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं की दुर्बलताओं के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व का दुर्बल होना भी था। परंतु इसके विपरीत मुसलमानों का जो धार्मिक जोश और उत्साह था वो निरंतर बना रहा और उन्होंने इसी जोश और उत्साह को बनाए रखने के लिए ही निरंतर विजयनगर के हिंदू राज्य पर बार बार आक्रमण किए, जो उनके उत्साह और जोश को सिद्ध करते हैं और इसमें उन्हें पर्याप्त सफलताएं भी मिली। हिंदुओं की हिंदू शासकों की जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी उसने भी एक प्रकार से विजयनगर साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि सदाशिव राय के शासनकाल में उसके प्रधानमंत्री राम राय ने इन दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाकर विजयनगर साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया, किंतु उसका ये दांव उल्टा पड़ा। उसने मुस्लिम राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। 1543 में उसने बीजापुर पर आक्रमण किया। 1547 ईस्वी में उसने बीजापुर और गोलकुंडा के साथ मिलकर अहमदनगर पर आक्रमण किया। परंतु इस अहमदनगर आक्रमण के दौरान विजयनगर की हिंदू सेनाओं द्वारा मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जो कार्य किए गए, उसके परिणाम स्वरूप मुसलमानों का जो धार्मिक जोश और उत्साह था, उस जोश और उत्साह को एक प्रकार से अत्यधिक ठेस पहुंची और उन्होंने अपने इसी धार्मिक जो ठेस पहुंची थी उसको भुला न पाने के कारण उन्होंने अपने आंतरिक विवादों को भुलाकर विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध एकजुट होने का प्रयास किया। अर्थात विजयनगर रामराय की जो धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी उसके परिणाम स्वरूप ये मुस्लिम राज्य पुनः हिंदू राज्यों के विरुद्ध विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध एकजुट हो गए और एकजुट होकर उन्होंने विजयनगर पर संयुक्त मोर्चा बनाकर है वो आक्रमण करने का प्रयास किया, जिसमें वे सफल भी रहे। विजयनगर के पतन का अंतिम और जो तात्कालिक कारण माना जाता है वो है प्रधानमंत्री राम राय की नीति। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो तलु वंश था उस तलु वंश का अंतिम जो शासक था सदाशिव राय। सदाशिव राय नामात्र का ही शासक था। शासन की वास्तविक जो शक्तियां हैं वो उसके प्रधानमंत्री राम राय के हाथों में नियंत्रित थी। यद्यपि राम राय एक योग्य प्रशासक था, परंतु इसके बावजूद उस सत्ता का जो अहंकार है वो उस पर पूर्णतया हावी हो गया था।
अत्यधिक उसकी महत्वाकांक्षाएं जो थी अत्यधिक थी, उसकी इन्हीं महत्वाकांक्षाओं ने उसे अहंकार के मार्ग की ओर है वो धकेल दिया था, और अपने अहंकारी स्वभाव के कारण ही वह अपने सामंतों और जो सैन्य अधिकारी थे उनके साथ एक प्रकार से विचार विमर्श तक करना उचित नहीं समझता था, और उसकी इस प्रकार की नीतियों ने ही एक प्रकार से विजयनगर साम्राज्य को पतन की ओर धकेलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।